हेलो फ्रेंड्स, झारखंड बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे सभी क्लास 10th विद्यार्थियों का इस एमसीक्यू सीरीज में हार्दिक स्वागत है। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस वर्मा गैस पर आधारित है, जिसमें कुल 5 मॉडल सेट दिए गए हैं। आज हम मॉडल सेट 3 करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 मॉडल सेट करा रखा है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम आंसर के साथ साथ बाकी विकल्पों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। बताना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा या फिर आभासी तथा उल्टा। याद रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है और अगर आभासी है तो वो सीधा होगा। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ये भी याद रखिएगा, वो दर्पण जो कि इमेज दर्पण के पीछे बनाता है वो हमेशा आभासी बनाता है और अगर आभासी है तो वो सीधा ही होगा। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों आभासी और सीधा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। सवाल है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। पिछला वीडियो में हमने समझाया था कि आखिर गोलीय दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं और उसके क्या क्या नाम हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। बात करें विकल्प नंबर ए ध्रुव के बारे में, तो याद रखिएगा ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, जबकि फोकस जहाँ समानांतर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। जबकि मुख्य अक्ष के बारे में याद रखिएगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बना दें, अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये अवतल दर्पण है तो ये क्या कहलाएगा, जो ये केंद्र और ये ध्रुव से होकर के जो जा रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जबकि इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। जबकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका वक्रता केंद्र है। और यही सवाल पूछा गया था कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, अवतल में, उत्तल में, समतल में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये रियलिटी में किरणें यहाँ पे लाकर के मिलती हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, इसीलिए फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो फोकस आभासी होता है, समतल में फोकस होता ही नहीं है। ठीक है, और इनसे कोई नहीं तो कर होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ती है और वह अभिलंब से दूर मुड़ता है या दूर चला जाता है या दूर भागता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभिलंब से दूर। आइए, अगर आपसे सवाल पूछता कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर किरणें जाती हैं तो क्या होता है, किधर मुड़ती हैं किरणें, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम से समझा दें। जैसे अगर मान लेते हैं ये कांच है, ठीक है, और ये आपका कोई मान लेते हैं कि ये कोई वायुमंडल है, वायु है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कोई किरणें आ रही हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हुआ विरल माध्यम और ये क्या कहलाएगा, सघन माध्यम।
ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती हैं तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा अभिलंब है। तो ये किरणें जो आ रही हैं, ये वाला किरण है ना, तो ये इससे कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। ये किरण जो है ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किरण कैसे होता है, ये देखेंगे तो ये किरण अभिलंब की तरफ ये मुड़ जाएगा ऐसा। अरे बात समझ में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, विरल से सघन माध्यम। जब विरल से सघन जाएगा ना तो अभी जो किरणें होती है, प्रकाश किरणें होती हैं, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। जाना चाहिए था इस रे में जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ ये झुका हुआ प्रतीत आपको महसूस होगा। आई बात समझ में। इसी का उल्टा कर लीजिएगा तो वही सवाल यहाँ पे था, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो किरणें मुड़ जाती हैं, तो याद रखना है अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली, कॉर्निया, पारितारिका, रेटिना। तो याद रखिएगा, पारितारिका पुतली के आकार को घटा बढ़ाकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। आइरिस इसका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, इसका सही आंसर होगा पुतली, ठीक है। याद रखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है। पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो पारितारिका, आइरिस, ठीक है। याद क्या रखना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पुतली, और पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो ये पारितारिका, जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस कहते हैं, ठीक है। और आइरिस ही आँखों का रंग प्रदान करता है, वो कहते हैं ना इसका आँख ब्राउन है, भूरा है, लाल है, काला, ऐसा, तो ये पारितारिका ही होता है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक स्वच्छ मंडल होता है जो बाह्य भाग का होता है, और हम लोग नेत्रदान इसी को करते हैं। रेटिना जिसको दृष्टिपटल कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए विकल्प। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे याद रखने की क्या जरूरत है, याद रखने की जरूरत ये है कि दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। याद रखना है, दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। रेटिना के पीछे का क्या मतलब है, अगर ये रेटिना है तो इसके पीछे इमेज बनता है, ठीक है, यानी कि पीछे इधर, और अगर कहे आगे मतलब कि ये सामने बनता है, ये मान लेते हैं रेटिना है तो रेटिना के सामने ही इमेज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में बनता है, ठीक है। जबकि निकट दृष्टि दोष आपसे अगर पूछे आपसे, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के सामने बन जाता है। ये रेटिना अगर यदि है तो इसी के सामने बनता है, ठीक है। अगर ये रेटिना कुछ इस तरीके से है, ये आँख मान लेते हैं, तो ये रेटिना है तो रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। और अगर पीछे बोला जा रहा है तो ये दीर्घ दृष्टि दोष में ऐसा होता है। आई बात समझ में। और यहाँ पे एक चीज़ भी याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आपको दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती हैं, दूर की वस्तु नहीं दिखती हैं, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, उल्टा केस चलता है, ठीक है। और ये कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि जरा दृष्टि दोष जो है ना, ये उम्र से संबंधित होता है, जैसे जैसे उम्र ढलता जाता है तो उन लोगों में ये जरा दृष्टि दोष देखने को मिलता है, जिसमें ये दोनों बीमारी देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बताना है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल, नीला, हरा या फिर पीला। तो याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद होगा आप लोग का वीवी ग्योर जो बताए थे पिछले वीडियो में, वीवी ग्योर, इस तरीके से याद रखना है। सबसे अधिक वेवलेंथ रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम से पूछा जा सकता है भी की ओर, इसी क्रम में होता है। जो प्रिज्म होता है ना, वर्ण विक्षेपण जो आप लोग पढ़े होंगे, तो ये इसी क्रम में होता है। चलिए आगे है, विभवांतर का सही मात्रक क्या है? विभवांतर का सही मात्रक क्या है? तो याद रखना है, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। जबकि ओम का किसका सही मात्रक है? तो ये प्रतिरोध का है। प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। ठीक है। जबकि एम्पियर होता है विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का। जबकि कूलाम किसका होता है? आवेश का। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से चारों याद रखिएगा। चलिए आगे है, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है, विभव को मापता है। ठीक है। जबकि गैल्वेनोमीटर आप लोगों को बताए होंगे कि ये धारा की दिशा को मापता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। चलिए आगे है, उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि बैटरी जो होता है ना, बैटरी ये विद्युत ऊर्जा दे करके विभवांतर को बनाए रखती है। बैटरी ही है जो कि विद्युत ऊर्जा दे करके विभवांतर बनाए रखती हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है। जबकि एमीटर क्या है? एमीटर आप लोग को बताया कि विद्युत धारा को मापती है, जबकि वोल्ट मीटर ये आपका विभव को मापती है। ठीक है। जबकि ये विद्युत धारा की दिशा को मापती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसी विद्युत धारावाही सीधी नली लंबी परिनालिका नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरों के ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लंबी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात कह सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। विकल्प नंबर डी सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन है, ये आपको बताना है। संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, या फिर अवक्षेपण है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, है ना। सी सही हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखेंगे जिंक जो है ना कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कर क्या रहा है यहाँ पे कि कॉपर को हटा करके जिंक सल्फेट के साथ आ जा रहा है और कॉपर को बाहर कर दे रहा है। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। बात करें यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, तो जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिल करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं H2O से जल के साथ तो क्या मिलेगा? मिलेगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे दो उत्पाद थे, मतलब कह सकते हैं दो पदार्थ थे। ठीक है। दो पदार्थ मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद बनाया। ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। बात करें वियोजन अभिक्रिया के बारे में, तो याद रखना है कि वियोजन अभिक्रिया में जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। अगर इसे हम हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ से देखिए एक पदार्थ था और टूट करके ये दो प्रोडक्ट मिला हमें। ठीक है। तो ये कैसे अभिक्रिया हुआ? वियोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है। चलिए आगे देखिए, डी विकल्प क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है। अघुलनशील मतलब जो कि घुलता नहीं है, और अवक्षेप टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है। इसके लिए एक रिएक्शन ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और इसे रिएक्शन करवाते हैं NaCl से। ठीक है। तो क्या मिलेगा? मिलेगा AgCl। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड मिलेगा,
प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवक्षेप क्या देखने को मिलेगा? अवक्षेप देखने को मिलेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। ठीक है, सिंपल सा कहानी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखना है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है ना, बी विकल्प बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ऑक्सीकरण को रोकती है, जिससे चिप्स लंबे समय तक ताज़े रहते हैं और टूटने से भी बचते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ना, ये अविषैली और निष्क्रिय होती हैं और ये खाने के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं। इसीलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? बताना है, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हमने बताया पिछला क्वेश्चन में कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस में क्या हो रहा है। पहला विकल्प को देखिए, पहला विकल्प में है कैल्शियम कार्बोनेट और ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बताया कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है, एक प्रोडक्ट, ये एक आपका पदार्थ है जो कि दो प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे। इसके बाद बी विकल्प हम देखिएगा। ठीक है, तो फेरस देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉपर को हटा करके खुद आ रहा है सल्फेट के साथ और कॉपर बाहर निकल जा रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा यहाँ पे। ठीक है, इस बार देखिए सी विकल्प में क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साथ ही साथ HCl है। ये क्या बना रहा है? NaCl और H2O। अर्थात NaCl क्या है? NaCl एक लवण है, तो इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। चलिए डी विकल्प में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड है मतलब कि जल है ये, इसका रिएक्शन करवाने से क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन। ठीक है, और ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण था? ये था उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो फिर से वही कहानी, दो याद रखना था। एक याद रखना था छलनी और दूसरा याद रखना था अनिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीला जो है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला, देखिए नीला जो है वो लाल कर देता है। कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल यहाँ पे देखेंगे, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा पदार्थ? तो ये अम्ल है जो है ना, अम्ल जो है ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। पिछला सेट में था ना, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वहाँ पे देखे थे। आज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो याद रखना है, क्षार के जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न होता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। जबकि अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? H+ आयन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा।
जबकि अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम का, ठीक है, किसका, जिप्सम का अगर पूछा जाए तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कब, जब पूछा जाए आपसे जिप्सम का, ठीक है, किसका, जिप्सम का। और अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तब बताएंगे कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। जबकि विकल्प नंबर बी और सी जो है ना, ये दोनों गलत दिया हुआ है, ये किसी भी तरह का कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, बताना है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। पिछला सेट में क्या था कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती हैं, तो वो था पारा। ये अधातु था ना, तो ब्रोमीन, और ये धातु है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो, ये सॉरी, ये हो जाएगा पारा। ठीक है, याद क्या रखना है, अगर धातु पूछे, ठीक है, तो पारा होगा, अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन पूछे तो धातु, सॉरी, अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, जबकि धातु पूछे तो पारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो याद रखना है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पित्तल कहा जाता है, विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक क्या बनाता है, पित्तल बनाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा तांबा, तांबा प्लस टीन ये क्या बनाता है, ये बनाता है कांसा। जबकि सीसा, सीसा, ठीक है, लेड और टीन ये दोनों मिलाकर के क्या बनाता है, सोल्डर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा लोहा प्लस में अगर कार्बन आपसे पूछ ले तो ये होता है आपका स्टील, अर्थात स्टील किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्र धातु होता है, लोहा और कार्बन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एल्कीन का समान सूत्र क्या है, एल्कीन का समान सूत्र क्या है, तो आप ऐसे याद रखिए, इसका 3 सूत्र होता है ना, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एक है आपका एल्काइन। ठीक है, एल्केन का सूत्र कैसे याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र याद रखने का सिंपल सा कहानी है इसका। पहले तो लिखिए CH, ठीक है, यहाँ भी लिखिए CH और यहाँ भी लिख लीजिए CH। ठीक है, N यहाँ होगा, 2N यहाँ लिखिए, फिर N, फिर 2N, फिर N और 2N। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि एल्केन में आपको 2 जोड़ देना है। ठीक है, एल्केन में कुछ नहीं करना है और एल्काइन में 2 घटा देना है। आई बात समझ में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है डबल बॉन्ड, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, ये दोनों होता है असंतृप्त, जबकि ये होता है आपका संतृप्त। ठीक है, तो चाहे सवाल जैसे पूछे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पूछ ले आपसे, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या था आपसे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का, तो एल्कीन का क्या होता है CnH2n। ठीक है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सी सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, एल्कीन पूछा है ना, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखना है इसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा एल्कोहल, एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह होता है OH। क्या होता है, OH होता है, जबकि कीटोन का CO होता है और कार्बोजिलिक अम्ल का होता है COOH। ठीक है, क्या होता है, COOH होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल है निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं।
बताना है किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या फिर ग्रेना। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये फूड फैक्ट्री है, यहाँ पे भोजन बनता है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है ना ये प्रकाश को पकड़ता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं ये मशीन है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश को क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, प्रकाश को ये पकड़ करके ये फैक्ट्री में देता है, तब जा करके भोजन बनता है। ठीक है, तो प्लास्टिड में हमने कहा कि प्लास्टिड के मुख्य 3 भाग हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि भोजन को संग्रह करता है, और एक है आपका क्रोमोप्लास्ट जो कि रंग प्रदान करता है। ठीक है, ग्रेना भी जो है ना, ये ग्रेना ये क्लोरोप्लास्ट का ही एक भाग होता है, क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है ग्रेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, अनॉक्सी शोषण के बाद, फिर से सवाल सुनिएगा, अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, ऑक्सीजन बनता है या फिर जल बनता है। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा इसका आंसर है एथिल अल्कोहल बनता है। क्या कारण है, तो याद रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण से एथिल अल्कोहल प्लस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ग्लूकोज क्या है, ये तो कच्चा पदार्थ है, ऑक्सीजन यहाँ बनता ही नहीं है। ठीक है, जल क्या है, एरोबिक शोषण में ऐसा होता है। जल का बनता है, वायवीय शोषण में जल बनता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन, प्रासरण, विसरण या फिर वाष्प उत्सर्जन। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखना है पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा उत्सर्जन क्या है, तो ये अपशिष्टों को हटाना एक कह सकते हैं काम है इसका। उत्सर्जन जो होता है ये अपशिष्ट को हटाने का काम करता है। प्रासरण क्या है, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल का गमन का होने को कहते हैं। जबकि विसरण क्या है, कणों का फैलना है ना, जैसे कि कहीं भोजन पक रहा होता है तो जो स्वादिष्ट खुशबू जो आपके यहाँ पहुँचता है तो किस माध्यम से आपके यहाँ तो पहुँच रहा है, वो डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे विसरण के माध्यम से, कणों को फैलना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन पादप हार्मोन है, बताना है यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, प्लांट वाला, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन या फिर साइटोकाइनिन। ये तो आसान सा सवाल है, साइटोकाइनिन है जो कि क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कि कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इंसुलिन ये पशु हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन पशु हार्मोन है, जबकि थायरोक्सिन भी पशु हार्मोन है और एड्रिनलिन भी पशु हार्मोन ही है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन क्या करता है, ये रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और इसका स्रोत क्या है, तो अग्नाशय, पेनक्रियाज। ठीक है, चलिए थायरोक्सिन क्या है, ये भी एक पशु हार्मोन है जो कि शरीर की मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से। वहीं बात करें एड्रेनलिन के बारे में, तो आप लोग को बताए थे फाइट एंड फ्लाइट के बारे में। इसका काम है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। ठीक है, इसे ही आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, तो डर, गुस्सा, तनाव में ये रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से ये निकलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पादप हार्मोन जो होता है ना, उसमें भी कई प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको कुछ कुछ का नाम याद रखना है, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इन सभी का नाम याद रखिएगा। ये सभी पादप हार्मोन के नाम हैं। कौन कौन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, कहीं कहीं एथिलीन भी देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं,
निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, इंसुलिन के बारे में तो बता दिया अभी आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है ना, बी विकल्प सही है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होना होता है ना जिस समय, तो ये उस समय ये एक्टिव हो जाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है, दबाता है, ताकि बच्चा बाहर निकल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में? तो याद रखना है, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में या फिर नलिका में। विकल्प नंबर आपको देखेंगे तो डी बिल्कुल ही सही होगा यहाँ पे। ठीक है, गर्भाशय में आरोपण होता है, मतलब यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, बच्चे का विकास होता है। और अंडाशय में आप देखेंगे तो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि योनि क्या है, ये शुक्राणु का प्रवेश द्वार कह सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, ये तो आसान सा सवाल है, क्या कहलाता है? ये फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या है? ये फल कहलाता है। निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर के फल बन जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे बीज के बारे में, तो बीज बीजांड से बनता है। ठीक है, जबकि बीजांड ये कच्ची अवस्था को कहते हैं। और इनमें से तो कोई नहीं, क्या ही इसके बारे में चर्चा करें। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताना है आपको कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अथवा मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती हैं? 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 जोड़ा या फिर 46 जोड़ा? सही आंसर होगा इसका 23 जोड़ा। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, या आप ये भी कह सकते हैं 22 प्लस XY या फिर 22 प्लस XX होता है। ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे जो 22 गुणसूत्र होता है ना, ये आपका रंग रूप चेहरा जो होता है ना, ये तय करता है कि आपका सकल सूरत कैसा होगा, बाल कैसा होगा, आँख कैसा होगा, हाथ कैसा होगा, गोरा होंगे कि काले होंगे। ये सभी 22 गुणसूत्र तय करते हैं। जबकि जो XY है ना, ये लिंग गुणसूत्र है, ये लिंग को निर्धारित करता है कि बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, XY जो होता है ना, ये पुरुषों में देखने को मिलता है, जबकि XX जो होता है, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे एक्चुअली में ये इसको कर लेते हैं XX। ठीक है, XX, चलिए अब ठीक है। XX जो होता है ये फीमेल में देखने को मिलता है, जबकि XY ये मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी ये सिंपल सा है कि जब यहाँ पे X और अगर फीमेल का X, ठीक है, फीमेल का X और मेल का अगर X मिले तो क्या बनेगा? अगर फीमेल का X और अगर मेल का Y मिले तो क्या बनेगा? ठीक है, ये आपको बताना है और ये समझना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब XX मिलता है तो स्त्री या फीमेल या फिर लड़की का जन्म होता है। ठीक है, जबकि X और Y मिलता है तो याद रखना यहाँ पे मेल या फिर कह सकते हैं बच्चे का जन्म, लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ पे लड़की का जन्म होगा, जबकि यहाँ पे लड़का का जन्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लड़की होगा या लड़का होगा, ये बात महिलाओं पर कोई भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें किस पर डिपेंड करता है? निर्भर करता है मेल के क्रोमोजोम्स पर, गुणसूत्र पर। ठीक है, खुद देखिए, X के साथ अगर X मिल रहा है तो लड़की, अगर X के साथ Y मिल रहा है तो लड़का। ठीक है, अर्थात वेरिएबल कहाँ देखने को मिल रहा है? मेल का शुक्राणु में या फिर क्रोमोजोम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा, बाकी विकल्प सारा गलत है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल देखते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सोशल साइंस का भी हम कवर करवाएंगे आप लोगों को, अगर अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिरी सवाल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन सी है ये गैस बतानी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2 है, NH3 है, CO2 है या फिर नाइट्रोजन है? तो दिए गए विकल्पों में सही आंसर हो जाएगा
सी विकल्प CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इसके अलावा और भी गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको हम लिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, पहला है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद है आपका मीथेन CH4। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, चलिए इसके अलावा है आपका H2O अर्थात वाटर वेपर कह सकते हैं। ठीक है, जल वाष्प कह सकते हैं। एक याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, अगर ये भी विकल्प में है तो ये भी सही हो सकता है HFC। क्या याद रखना है HFC। ये क्या है, ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आजकल का जो आधुनिक रेफ्रिजरेटर है ना, ये इससे निकलता है ये, और ये बहुत अधिक ताप धारण क्षमता कर सकता है। ठीक है, तो ये था आज की कहानी, आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।